नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीरिया की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों से हालात असामान्य चल रहे थे। आइए एक नजर डालते हैं इसी घटनाक्रम पर। शरण थी। देश छोड़कर भागे बशर अल असद को राजनीतिक शरण रूस में मिली है। सीरिया में जश्न मनाते लोग। अब देखिए, पिछले कई दिनों से सीरिया के अलग अलग शहरों पर विद्रोही गुटों ने कब्जा किया और उसके बाद राजधानी दमिश्क में ये विद्रोही पहुंचे। राष्ट्रपति बशर अल असद की मूर्ति को जमींदोज किया गया। और आइए वो एक नजर डालते हैं सीरिया के बदलते हालातों की 5 तस्वीरों पर, जो ये बयान कर रही हैं कि सीरिया में किस तरह के हालात हैं। देखिए, दमिश्क पर कब्जा किया गया। पीएम जलाली विद्रोहियों के हाथ लगे और अपने साथ ये जो तमाम विद्रोही हैं उनको ले गए। जश्न मनाते लोग आपको नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट हाउस में जनता किस तरह से घुस गई है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपने बांग्लादेश में भी देखी होंगी। असद की मूर्ति पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई है। तो सत्ता परिवर्तन की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से तख्ता पलट दमिश्क में हुआ। तो ये थी सीरिया के मौजूदा हालातों की तस्वीरें। अब आपको सीरिया के नक्शे से भी समझाते हैं क्या है सीरिया के हालात। देखिए, सीरिया में पिछले कई दिनों से घमासान चल रहा था और तमाम जो विद्रोही गुट हैं वो किस तरह से विद्रोही गुटों ने सीरिया के अलग अलग शहरों पर कब्जा किया गया। देखिए नक्शा, ये कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, हयात तहरीर अल शाम सीरियन रिबेल, ये अलग अलग इलाकाई आप देखिए किस तरह से कब्जा किया गया। ISIS जिस पर अमेरिका ने बमबारी भी की है, ये पूरा तख्ता पलट होने के बाद। तो कहां पर किसका कब्जा है आप ये देखिए। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, हयात तहरीर अल शाम सीरियन रिबेल, ISIS का भी वहां पर कब्जा है। गोलान हाइट्स, तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद दुनिया भर में हलचल मची हुई है। सभी देशों के अपने अपने स्टैंड हैं। ऐसे में कौन किस साइड है आपको बताते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है, किस देश का क्या बयान सामने आया है। सबसे पहले देखिए, बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आज़ाद सीरिया बनाने के पक्ष में हैं। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसके लिए असद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं पर रूस का भी बयान सामने आया। ब्रिटेन ने क्या कहा, सीरिया में जो कुछ भी हुआ अभूतपूर्व है। सीरियाई लोगों ने असद शासन में बेखौफ बहुत तकलीफें झेली हैं और असद के जाने का स्वागत करते हैं। वहीं चीन भी कह रहा है, सीरिया के हालात पर हमारी नजर है। हम विद्रोही सेना के शासन में अपने नागरिकों की सुरक्षा की अपील करते हैं। तो अलग अलग देशों का रिएक्शन भी सामने आया है। चलिए इसी पर बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है और आपने देखा कि किस तरह से वहां पर तख्ता पलट किया गया है। बशर अल असद जो है वो पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वहां पर काबिज थे, अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। कब से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और ये कब इसकी शुरुआत हुई? हद से ज्यादा मामला कब बढ़ गया जब असद को देश छोड़ने के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस तरह के हालात आखिर कैसे बन गए सीरिया में? देखिए, असद की जो सरकार का जो पतन हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बशर अल असद को जो रशिया, ईरान तथा लेबनान के हिजबुल्लाह के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा था, वो समर्थन अब उसमें भारी कमी आ गई। क्योंकि रशिया, आप जानते हैं कि पिछले लगभग 3 वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध में एंगेज है और रशिया को अब स्वयं अपने युद्ध के लिए, यूक्रेन के युद्ध के लिए सैनिकों की और हथियारों की भारी कमी महसूस हो रही है। और अब रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी आए हैं और ईरान तथा नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों को भी रशिया को भेजना शुरू किया है। तो ऐसे में असद की सरकार को जो रशिया के द्वारा जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा था,
वो अब जाहिर है कि उसमें भारी कमी आ चुकी थी। उसी तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह को हाल के समय में अपने बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के माध्यम से अंदर से काफी कमजोर कर दिया है। और हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का कमांडर चीफ था, वो हाल के इजरायली स्ट्राइक में मारा गया। और जाहिर है कि हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरों पर भी इजराइल ने बड़ी कार्रवाइयां की। तो हिजबुल्लाह भी जिस तरीके से असाद को अपना समर्थन देता रहा था, वो नहीं दे पा रहा था। ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर के ज्यादा फोकस्ड है। ईरान के ऊपर अभी इजराइल ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, और जिसकी की वजह से और अब राष्ट्रपति ट्रंप के आ जाने से ईरान ज्यादा अपने सुरक्षा को लेकर के आत्म केंद्रित और चिंतित हो गया है। तो ऐसे में बशर अल असाद के तरफ जो इन तीनों रशिया, ईरान तथा हिजबुल्लाह का जो समर्थन था, उसमें भारी कमी आ चुकी थी। और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि असाद की जो सरकार है वो कमजोर पड़ती चली गई। और असाद के जो विद्रोही जो गुट थे, उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए, उसका लाभ उठाते हुए असाद की जो फोर्सेस पर हमला करना शुरू किया, गवर्नमेंट फोर्सेस पर हमला करना शुरू किया। और अंततः उन्हें, चूंकि गवर्नमेंट फोर्सेस काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं दिखाया और ये विद्रोही गुटों ने अपना पूरा कब्जा स्थापित कर लिया है। और इस पूरे विद्रोही गुटों के अभियान में टर्की ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर विदेशी शक्तियों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपनी भूमिका इसमें निभाई है। तो जाहिर है कि इजराइल ने जो हाल के समय में हिजबुल्लाह के विरुद्ध जो कार्रवाइयां की थी, ईरान के विरुद्ध जो कार्रवाइयां की थी, उसकी भी अपनी एक भूमिका है। तो असाद की सरकार का जो पतन है, वो वैदेशिक शक्तियों के द्वारा उन्हें जो समर्थन दिया जा रहा था, उसकी वजह से, वो ना मिल पाने की वजह से हुआ है। आप जानते हैं कि सीरिया में 2011 से ये गृह युद्ध चल रहा था। और सीरिया में ये जो असाद की जो सरकार है, वो लगभग 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से इनका शासन था। 1971 में असाद के पिता के समय ये शासन आरंभ हुआ था, और ये जाहिर है कि लगभग आधी शताब्दी तक ये शासन चला है। ये तानाशाहीपूर्ण सत्ता थी, और इसके गिर जाने से सीरिया में अनेक लोग काफी खुश हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो विद्रोही गुट जिन्होंने ये सफलता पाई है, वो वहां पर किस तरीके का शासन स्थापित करते हैं। क्या वो कोई ऐसा शासन स्थापित कर पाएंगे जो कि लोकतांत्रिक हो? क्या वो कोई ऐसा शासन स्थापित कर पाएंगे जिसमें कि उसमें आपसी कोऑर्डिनेशन हो? जाहिर है कि ये सारे जो विषय हैं, वो आने वाले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में इसका जो स्वरूप सामने आएगा। लेकिन जो सीरिया में जो ये परिवर्तन हुआ है, जाहिर है कि एक बड़ा परिवर्तन है। और सीरिया में जाहिर है कि एक लंबे समय के बाद, आधी शताब्दी के बाद, वहां पर एक नए युग की शुरुआत हुई है। नए तरीके के शासन व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, आधी दशक कहा जाए कि आधा दशक, आधा सेंचुरी, वो कहीं ना कहीं जो है वो असद परिवार का इस पूरे देश पर कब्जा रहा। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के अगर तख्ता पलट होते हैं तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। चाहे आप बांग्लादेश को ही ले लें या फिर अफगानिस्तान में इस तरह के जो पहले ही उदाहरण हम देख चुके हैं। लेकिन सीरिया का जो पूरा इंसिडेंट है सर, अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत के नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण है, और ये भारत को क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं जिस तरह के सीरिया में इस वक्त हालात हैं? देखिए, भारत की सीरिया के जो के घटनाक्रमों पर बहुत ही पैनी नज़र है। और भारत ने सीरिया में ये जो घटनाक्रम हुआ है, उसके संदर्भ में एक बयान भी जारी किया है। भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि सीरिया में जो भी वहाँ पर आने वाले भविष्य में जो शासन हो, वो इस तरीके का हो कि जिसमें कि सभी पक्षों को, सभी जो ग्रुप्स को, वहाँ पर सभी जो वहाँ के लोग हैं, उनको अच्छा और बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। और जो भी वहाँ पर पीस प्रोसेस हो, वो सीरियन लेड हो, यानी कि सीरिया के हितों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर सभी गुटों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सभी फैक्शंस को साथ में लेकर के उनको रिप्रेजेंटेशन करके वहाँ पर कार्य करना होगा। लेकिन और भारत जाहिर है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के भारत ने एडवाइजरी भी जारी की है, और लगभग 90 की संख्या में है, कोई ज्यादा बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, अपने किसी भी नागरिक को दुनिया में अगर कहीं भी वो संकट में आता है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ता और उसको पूरी मदद दी जाती है। तो भारत अपने जो नागरिकों के साथ संपर्क में है। लेकिन जो सीरिया की स्थिति है, उस पर जाहिर है कि भारत ने एक संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और अब ये देखना होगा कि क्या ये जो रेबल्स हैं, ये कोई ऐसा शासन स्थापित कर पाते हैं जो कि लोकतांत्रिक है।
और लोकतांत्रिक हो। और जहाँ तक इन रेबल्स के शासन के चरित्र की बात है, इनके बैकग्राउंड की बात है, तो इसमें जो हयात तहरीर अल शाम नामक जो मुख्य संगठन है जिसने कि इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया, उसके अनेक जो सदस्य हैं वो अल कायदा के साथ और इस्लामिक स्टेट के साथ कार्य कर चुके हैं। जाहिर है कि उनका आतंक का एक बैकग्राउंड रहा है। उसी के साथ साथ जो सीरियन नेशनल आर्मी हो, फ्री सीरियन आर्मी हो, जो वहाँ पे कर्दिश जो फाइटर्स हैं, और जाहिर है कि इनके बीच में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है ये अभी संदेह के घेरे में है। और यदि ये बेहतर शासन स्थापित कर पाते हैं तो ये सीरिया के लिए अच्छा होगा, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक अंत में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चूंकि विद्रोही गुटों को ये जो सत्ता है ये एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, इसी वजह से ये विद्रोही गुट इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि आपसी कोऑर्डिनेशन स्थापित करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ही लड़ जाए और फिर से किसी अन्य शक्ति को और असाद को फिर से वापसी का मौका मिल जाए। तो इस तरीके की स्थितियों से बचने के लिए इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये जो विद्रोही गुट है वो आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि इनका जो बैकग्राउंड एक आतंक का बैकग्राउंड रहा है और अनेक जो है कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित रहे हैं, तो ऐसे में जो शासन की व्यवस्था का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके का होगा, अभी हमें इसके बारे में कुछ दिनों और हफ्तों का इंतजार करना होगा। और हमने ये भी देखा है कि तालिबान जब फिर से उसने सत्ता में वापसी की थी तो उसने शुरुआती दौर में तो बड़े बड़े वायदे किए थे कि वो लोकतंत्र को बहाल करेगा, महिलाओं की को जो है रक्षा करेगा और वहां पर माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन तालिबान ने जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं किया और एक अफगानिस्तान में अभी भी एक कट्टरपंथी शासन है। तो कहीं क्या सीरिया में भी उसी तरीके का शासन होगा? और जाहिर है कि वायदे तो जरूर किए जाएंगे, लेकिन इन वायदों पर ये जो रेबल्स हैं वो कितना अमल करके दिखाते हैं ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, और ISIS का जो इस तरह से काम करने का तरीका है सर, वो भी यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखने वाला है अगर साथ में ये तमाम लोग मिलकर, ये गुट मिलकर काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है। ग्रेटर